हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट है हिंदी पर आधारित है। इसका टॉपिक का नाम है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही ईजी है। इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर देते जाने हैं। आपको इस टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और जिसमें से आपको 2 अपठित हिंदी गद्यांश का पूरा 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक अपठित गद्यांश से 5 क्वेश्चन और आपको एग्जाम में 2 अपठित गद्यांश आएंगे जिसमें से आपको 5-5 नंबर के 5-5 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से अपठित गद्यांश में से क्वेश्चन का आपको हल निकालना रहेगा। अपठित मतलब होता है जो न पढ़ा गया हो, यानी जिसको हम न जानते हो, ऐसा गद्यांश आपके सामने आ जाएगा और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जिसमें आपसे उसमें गद्यांश में से आपको उत्तर देना होगा। अब यही जानकारी हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। 2 अपठित हिंदी गद्यांश का पूरा प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले हैं। क्वेश्चन भी लाए हैं, आंसर भी आपको बताएंगे एकदम अच्छी तरीके से, डीपली जाकर एक एक चीज कैसे आंसर आया है, किस तरीके से आप समझेंगे और कैसे आप उत्तर देंगे, एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर डेली मोटिवेशनल कोर्स, ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध होते रहते हैं। दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की तैयारी चल रही है जिससे मैंने कई सारे क्लासेस वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर इसके प्रैक्टिस सेट्स भी अपलोड हो चुके हैं जिसमें मैंने कई सारे सब्जेक्ट पर वीडियोज बनाए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। जैसे जीके जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, संविधान पर आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, सामान्य विज्ञान पर जीएस पर आते हैं क्वेश्चंस, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और हमारा इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसे मैंने पार्ट वाइज करके प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अगर आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लिंक को क्लिक कर लीजिए, वहां आपको ये सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जाके आप उनको देखिए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। हमारे चैनल पर तैयारी एकदम अच्छी तरीके से चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अब दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 71 टू 80 ऑफ यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रैक्टिस सेट। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन आपको 71 से लेके 80 तक के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब मैंने 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। मैं एक जैसे पेपर होता है उस पेपर में 100 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से, तो 70 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, एकदम अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग प्रकार के और कितने नंबर के क्वेश्चन आने सब मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपने उस सारे के सारे वीडियोज और प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं दोस्तों, तो मैंने बता चुका हूं कि आप सबसे पहले हमारे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पे आपको ये सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। कई सारे सब्जेक्ट से कई सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब इस वीडियो में आपको 71 से लेकर 80 यानी 10 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण होगा, यह हमारा टॉपिक है। ये आपके सिलेबस में भी है, नया सिलेबस जो है इस बार 2022 का, उसके सिलेबस में है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपको 2 अपठित हिंदी गद्यांश दिए जाएंगे जिसमें से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जितने एक अपठित गद्यांश से। अब दोस्तों, आइए अपठित गद्यांश हमारा जो है उसको शुरू करते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला अपठित गद्यांश। पहला हमारा अपठित गद्यांश है। 2 अपठित गद्यांश हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को देखते रहिए। आपको बिल्कुल बहुत ही ईजी होता है, ये 10 नंबर का आता है, बहुत ईजी होता है दोस्तों, बिल्कुल समझ लीजिए। किसी प्रकार की इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं मिलने वाली है, बहुत ईजी हम आपको समझाएंगे, एकदम हलवा लगेगा ये आपको, एकदम समझिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अपठित गद्यांश है, एकदम समझ लीजिए कहानी है। कोई कहानी, अपठित मतलब जो न पढ़ा गया हो, तो कोई आपको ऐसा पैराग्राफ दे देगा या कहानी दे देगी छोटी सी, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेगा उसी पैराग्राफ में से। पहले आपको उसको पढ़ना होगा, तभी तो आप उसको समझेंगे और तभी आप उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। तो दोस्तों, हम आपको इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर हम नहीं आपको बताएंगे, आप खुद बताएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है मेरे मकान के आगे, समझिए
चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। अब ये कौन कह रहा है? ये लेखक है, उसने लिखा है मेरे मकान के आगे चौराहा, मतलब उसके मकान, आपको समझना है, केवल एक कहानी की तरह समझना है। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ है, वहाँ पे खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। अब कौन कौन से लोग हैं? देखिए, रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, फेरी वाले हैं, कबाड़ी वाले हैं। आना जाना लगा ही रहता है। मतलब इनके जो लेखक हैं, जो लिखे हैं इसको, वो लेखक कह रहे हैं कि मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ है, वहाँ पे खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, जिसमें से वो कौन कौन से लोग होते हैं? रिक्शे वाले होते हैं, मजदूर होते हैं, फेरी वाले होते हैं, कबाड़ी वाले होते हैं। इनका आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता? अब भाई, आप लोग में बहुत सारे लोग होंगे भाई, बड़ा घर है, अब उनके बगल में कहीं पे ऐसे लोग बैठ के खाना खाएं जो रिक्शे वाले हों, मजदूर हों, यहाँ पे मतलब गंदगी करें, तो लोग आपसे कहेंगे आपको बुरा नहीं लगता। तो वही लेखक से कहते हैं लोग आपको बुरा नहीं लगता। तो अब देखिए आगे क्या हुआ है, आइए देखते हैं। आपको बुरा नहीं लगता, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता। लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं, मतलब घर के बगल में ही ऐसा कुछ हो रहा है, गंदगी फैला रहे, खाना खाते हैं वहीं सब गंदगी हो जाती है, तो आपको बुरा नहीं लगता? ऐसा लोग लेखक से पूछते हैं। और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो लेखक से ये भी पूछते हैं कि आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ कहते नहीं हैं। देखिए, इनके कारण पूरे मोहल्ले में आबो हवा खराब हो रही है। ये सब कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले में क्या हो रही है? आबो हवा खराब हो रही है। अब देखिए, लेखक कह रहा है मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मतलब जो लोग कहते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं, तो ये सब बातें जो लोग कहते हैं उनकी बातों को क्या करता है लेखक? हल्के में लेता, मतलब ध्यान नहीं देता है। अब देखिए आगे, मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं। लेखक जो है, लेखक समझ रहा है कि जो लोग वहाँ पे उसके घर के बगल में आते हैं, खाना खाते हैं, वो गरीब लोग हैं। तो लेखक ये समझता है कि मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं। अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले जाते हैं, मतलब अपना काम धाम करते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई कबाड़ अपना खरीदता है, कबाड़ी वाला है, कोई फेरी वाला है, तो अपने काम धाम के बीच में लोग रोटी खाने चले आते हैं। किसके? उसके लेखक के घर के बगल में। और देखिए दोस्तों आगे, आगे दिया है खाकर चले जाते हैं, मतलब काम धाम के बीच में रोटी खाने चले जाते हैं और खाकर चले भी जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से, यहाँ पे रहेगा से आए, बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के अस्थाई सदस्य हो गए हैं। मतलब कि ये सब जो लोग हैं, गरीब हैं, जो खाना खाने आते हैं, बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के अस्थाई, मतलब जो उनका घर के बगल में जो उनका परिसर है वहाँ के अस्थाई सदस्य हो गए। अस्थाई मतलब परमानेंट, आप समझ लीजिए, तो परमानेंट सदस्य हो गए हैं। ये अभिष्ट अमीरों, सॉरी यहाँ पे अशिष्ट है, अशिष्ट अमीरों से भिन्न है। मतलब अब बहुत सारे आप अमीर देखे होंगे, पैसों में तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती, वो बहुत अमीर है, लेकिन उनके अंदर शिष्टाचार नहीं है, वह शिष्ट नहीं, उनके अंदर शिष्टाचार नहीं है। तो वही लेखक कह रहा है ये जो लोग होते हैं, खाना खाने आते हैं, ये अशिष्ट, मतलब जिनके अंदर शिष्टाचार ना हो, बड़े से कैसे बात करनी, छोटों से कैसे बात करनी, इनके अंदर ये बात न पता हो, तो वही कह रहे हैं उन्हें अशिष्ट कहते हैं। तो वह कह रहे हैं लेखक कि ये सब जो लोग हैं खाना खाने आते हैं, ये अशिष्ट अमीरों से क्या है? भिन्न है, जो साधारण सी बातों पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। अब दोस्तों, ये पैराग्राफ आप समझते रहिए, ये मत ध्यान दीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आप इसको समझिए। जितना ध्यान से आप इसको समझेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो बस आप इसको समझिए। देखिए, जो साधारण सी बातों पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं, मतलब कि जो अशिष्ट अमीर होते हैं वह साधारण सी कोई छोटी सी बात हो गई उस पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का स्वर नहीं आया। मतलब लोगों के पास, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा तो आ गया है, लेकिन जो धनी लोग होते हैं उनका स्वर नहीं आया है, उनकी तरह नहीं रहते हैं, पैसा बस आ गया है और बाकी बुद्धि और विचार नहीं आए हैं, ऐसा लेखक का मानना है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसा लेखक तर्ज कर रहे हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए कि तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबल खाती है। मतलब कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या मतलब होता है तो मैं बता दूं। अधजल गगरी मतलब, देखिए आप घड़े देखे होंगे, घड़ा तो जानते हैं, वो अगर आधा घड़ा हो, आधा भरा हुआ घड़ा हो, आप लेकर चलते हैं तो क्या छलकता है ना, छलकता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य के पास आधा ज्ञान है,
तो वह अपने आप में बहुत बड़ा समझता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हूँ, मेरे कितना विद्वान कोई नहीं है। तो उसी की तुलना यहाँ पे की है लेखक ने कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि यहाँ पे जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है, जिस प्रकार आधा भरा हुआ घड़ा छलकते हुए जाता है, उसी प्रकार जिसके पास आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। उसी के दिखावे की भावना क्या रखते हैं, अमीर लोग रखते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। दोस्तों अब देखिए, असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। यह जो ढाबा है ये हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है, जहाँ जिसके बगल में गरीब लोग खाते होते हैं। तो ऐसा ही है, यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, अब लेखक कह रहा है मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। मतलब मैं भी गांव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं भी गांव के एक सामान्य घर में पला बड़ा हूँ और वहाँ से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है, लेखक ऐसा कह रहा है मैंने भी गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है, उसने भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ और वह मुझ में रमी है। मतलब वो खेतों की मिट्टी में रमी है, उसमें बहुत सारे मतलब उनका मतलब है कि वो सब ये सब चीज़ें देखी है, समझी है उन्होंने। और वह जो खेतों की मिट्टी है मुझ में रमी है का मतलब वो दिन भर उसी चीज़ में व्यस्त रहते हैं। जिस प्रकार आप लोग पढ़ाई में इस समय व्यस्त हैं तो उसी प्रकार समझिए। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। मतलब ऐसा लेखक कह रहा है कि मैं भले ही आज शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, कि मैं शहर में रहता हूँ या फिर शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, उस मिट्टी को मतलब उस गांव की यादों को भुला कर, लेकिन मैं बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे ना दिखाई दे, अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। मतलब वह जो मिट्टी है भले बाहर से न दिखाई दे कि इनके ऊपर मिट्टी लगी, उसकी जो गुण है, उसके जो गुण है, महक और रसमयता जो है वो लेखक के अंदर भरी हुई है, ऐसा लेखक कह रहा है। अब देखिए दोस्तों आगे दिया है, इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े या तमाम लोग भाते हैं। मतलब जो उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये जो रिक्शे वाले हैं, ये सब वही तो काम करते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा लोगों को, ये जो ऐसे लोग हैं वो लेखक को पसंद आते हैं, ऐसा लेखक कह रहा है। अब देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कहा सुनी होती है, मतलब कहा सुनी मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और देखिए आगे क्या है, आगे है, हाथापाई भी हो जाती है लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। हाथापाई भी हो जाती है लेकिन कोई किसी के प्रति क्या करता है, गांठ नहीं बांधता है। दूसरे तीसरे दिन ही परस्पर हंसते बतियाते एक दूसरे के सुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये दुनिया है, इसमें कहा सुनी होती है, हाथापाई भी होती है, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी में गांठ नहीं बांधता है। ऐसा गरीब लोगों में ऐसा कम ही देखा गया है कि वो दोनों लोग, मान लीजिए झगड़ा हुआ तो हमेशा के लिए गांठ बंध गई, वो 2-3 दिन तक ही चलता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, एक दूसरे के सुख दुख में दोनों लोग शामिल हो जाते हैं। दोस्तों ये पैराग्राफ को मैं अच्छी तरीके से आपको इसलिए पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल परेशानी ना हो क्वेश्चन करते समय, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, यह सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं। मतलब जितने भी खाना खा रहे हैं लोग, ऐसा उनके बारे में कहा जाए, ये जो लोग हैं वो कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी प्रतीत नहीं होता कि ये लड़ चुके हैं। लेकिन वो लोग ऐसे रहते हैं कि कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हाँ ये लड़े हैं, इस तरीके से रहते। पहले न कभी कभी लड़े हैं, लेकिन अब ये प्रतीत नहीं होता है कि हाँ ये लड़ चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है, कल के गुस्से कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। मतलब कि ये जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, ये कल का गुस्सा है उसको अगले दिन ही धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं, मतलब उस गुस्से को खत्म कर देते हैं। दोस्तों ये था हमारा पैराग्राफ, ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब इस पर क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे आपको एक अपठित गद्यांश पर, बहुत ही ईजी होता है। अब देखिए, हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं, आप ऑप्शन खुद अपने मन से कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसे कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होने वाले हैं। वैसे तो मैं उत्तर आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट में हमको बता सकते हैं ताकि आपको भी पता चले कि हाँ मैंने सही किया, मैंने इसको समझा, तो मेरी 10 नंबर ये फिक्स हो गया। और दोस्तों ये 10 नंबर का आना है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 10 नंबर आप तो फिक्स हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल इसी तरीके से आपको गद्यांश को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद उसके उत्तर देना है। बहुत ही आसान होता है ये, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई कठिनाई इसमें नहीं होती है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, इस दुनिया में कहा सुनी होती है। देखिए दिया है, इस दुनिया में कहा सुनी होती है, अभी मैंने पढ़ा
इस दुनिया का संकेत, इस दुनिया का संकेत मतलब वो इस दुनिया जो दिया है, लेखक ने कहा इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, तो इस दुनिया का संकेत किससे है। अब देखिए, इस दुनिया का संकेत है गांव से शहर आ बसे गरीब से, कि शहर से गांव आ बसे मजदूरों की दुनिया, किस लेखक को उकसाने वाले पड़ोस, या अमीर किंतु अशिष्ट लोग। ये किसके लिए कहा है, इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है। तो अब देखिए, ये दोस्तों आपको पता होगा इसका सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है पहला। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। अगर आपने पहला आंसर बताया है तो ये पहला आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि लेखक उन्हीं गरीबी लोगों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में तो बात कर रहा है कि इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, लेकिन वो अपनी लड़ाई झगड़े को मन पे नहीं लेते, दूसरे दिन इसको भुला देते हैं। तो कौन गरीब है, गाँव से शहर आ बसे गरीब, ये ऐसा नहीं है शहर से गाँव आ बसे मजदूरों की दुनिया, ये नहीं है, गाँव से जो शहर में आए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहेगा, पहला ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों इसका उत्तर है संस्मरण, या संस्मरण विधा के अंतर्गत आएगा। जो गद्यांश आपने पढ़ा है वह किस विधा के अंतर्गत आएगा, संस्मरण विधा के अंतर्गत आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, एकदम मैंने जो गद्यांश पढ़ा है उसी में से एक क्वेश्चन आया। देखिए, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन पूछा है। अभी लेखक उसमें बताया है कि साधारण बात पर कौन हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन है लेखक के परिचित लोग, दूसरा है अशिष्ट रेहड़ी पटरी लोग, तीसरा है गांव से आए गरीब मजदूर, चौथा है अमीर किंतु असभ्य लोग। तो आपको इसका उत्तर तुरंत मिल गया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। इसका उत्तर जो है चौथा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि गद्यांश में दिया हुआ है साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है, अमीर किंतु असभ्य लोग। लेखक ऐसा अपने पैराग्राफ में बताया है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। आंसर नंबर जो हमारा चौथा ऑप्शन है यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्यों। मतलब लेखक अकेले लोगों ने शिकायत की कि ये गंदगी फैला रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसा लोगों ने कहा। मैंने पैराग्राफ में आपको गद्यांश में आपको पढ़ाया, समझे, आप भी समझे, आपने भी पढ़ा। तो ऐसा लोगों ने कहा, तो लोगों ने इनकी शिकायतों को हल्के में क्यों ले लेता है, ये भी गद्यांश में दिया हुआ है। अब इसका ऑप्शन भी आप खुद पता कर लेंगे, बिल्कुल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मैं उत्तर बता दूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। आंसर के साथ मैं एक एक चीज़ करने का वादा कर चुका हूँ, तो मैं एक एक चीज़ आपको दूंगा। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मैं 100 के 100 क्वेश्चन में करवाऊंगा दोस्तों। इसके बाद ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाने की बारी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बिल्कुल। इसीलिए दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसका वीडियो आपको मैं अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती भी कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं उस पर एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ, एकदम अच्छी तरीके से उसको समझाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है। पहला ऑप्शन है शिकायत करना लोगों की आदत होती है। यह सोचकर क्या लेखक ने उनकी शिकायतों को हल्के में लिया, नहीं, यह ऑप्शन गलत है। ऐसा सोचकर उसने हल्के में नहीं लिया। अभी मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर गद्यांश में। देखिए, दूसरा, वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। मतलब लेखक के अंदर यह स्वभाव है कि किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता, ऐसा भी नहीं है, गलत है ये भी। तीसरा है लेखक उन्हें जानता पहचानता है। मतलब जो उसके गरीब लोग आते हैं, मतलब जो आकर गंदगी फैलाते हैं, उन्हें लेखक जानता पहचानता है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गद्यांश में आप पढ़ चुके हैं, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 है जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं, इसीलिए लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। आइए गद्यांश में इसको देखते हैं, जिस तरीके से आपको प्रूव भी हो जाएगा कि हाँ यह सही उत्तर है। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं, आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है, ऐसा लोग कहते हैं। तो किस कारण से इन्हें बुरा नहीं लगता, देखिए यहाँ पे दिया है, मैं इनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुड़ते हैं वे गरीब लोग हैं। दोस्तों यही उसमें ऑप्शन में दिया है कि लेखक इसलिए उनकी बातों को हल्के में लेता है कि उसे पता है कि ये जो लोग हैं गरीब लोग हैं और ईमानदार लोग हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया उसी में से है, बहुत ही इजी है। देखिए, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा लगता है, क्यों ऐसा पूछते हैं कि क्या आपको बुरा लगता है। पहला, कि वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं। दूसरा,
कि वे लेखक से रुष्ट रहते हैं। यहाँ पे वी नहीं वे रहेगा दोस्तों, गलती हो गई है। तीसरा है उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं। चौथा, वे गंदे लोग हैं। ऐसा लोग क्यों पूछते हैं लेखक से? तो दोस्तों ऐसा इसलिए पूछते हैं कि वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर है। और यह पूरा का पूरा गद्यांश मैंने आपको अच्छे से समझाया। 5 क्वेश्चन इससे आने थे एग्जाम में, पांचों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मैंने करवा दिया। 5 नंबर आपके पक्के हो गए, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसी प्रकार अगर आपको अपठित गद्यांश दे दिया रहेगा, आपको उसको इससे एकदम अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन रहेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जो रिलेट करेगा उसी को उत्तर आप लिख देंगे। दोस्तों अब आइए अगला अपठित गद्यांश समझते हैं, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अपठित गद्यांश से। तो पहला अपठित गद्यांश हो गया, आइए अगला अपठित गद्यांश शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रखे हैं, आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, या आप यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में किसी और प्रकार की कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन करके वहां आप तुरंत जाइए और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों वहां पीडीएफ में आपको संपूर्ण जानकारी है, सिलेबस के बारे में जानकारी है, बहुत सारी जानकारी, किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे। वैसे तो डेट तो चली गई, लेकिन आप किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे, आपकी उम्र या एज कितनी होनी चाहिए, और भी बहुत सारी जानकारी जो स्टूडेंट के मन में रहती है, सारी की सारी जानकारी का हल उस पीडीएफ में दिया हुआ है। वेबसाइट का वो पीडीएफ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आइए अगला जो हमारा है अपठित गद्यांश, उसको हल करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों अगर ये अपठित गद्यांश आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक तुरंत कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं, अपठित गद्यांश नंबर 2। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आइए देखते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पे अपठित गद्यांश नंबर 2 में, इसमें इसको अच्छे समझते हैं, बहुत ही आसान है। हाँ, यह विद्यार्थी के ऊपर है, तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको समझने में और भी मजा आएगा, क्योंकि एकदम वही चीज़ है, आप ही के ऊपर है, स्टूडेंट्स के ऊपर है। अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका कहने का मतलब है, लेखक के कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विद्यार्थी जो जीवन होता है, जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है आपके जीवन के लिए, क्योंकि इसी में आपको आगे बढ़ने की सीख मिलती है, आप इसी पर निर्भर, ये आपकी नींव होती है दोस्तों। और यही सब चीज़ें इस पैराग्राफ में आपको पढ़नी है और समझनी है। देखिए, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विद्यार्थी जीवन जो होता है वह मानव जीवन का क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब उसी के बेस पर सारा का सारा जीवन निर्भर रहता है, ऐसा लेखक कहना चाहता है। अब देखिए आगे, विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। अमिट मतलब जो ना मिटे, अमिट मतलब जो ना मिटे, ऐसा है इस शब्द का मतलब। देखिए, विद्यार्थी काल में बालक के अंदर जो संस्कार पड़ जाते हैं, मतलब आपके अंदर जो भी संस्कार हैं वो जीवन भर के लिए वो संस्कार अमिट रहते हैं, मतलब वो कभी नहीं मिटेंगे। आपके अंदर जो भी गुण हैं वो गुण हमेशा के लिए रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसीलिए विद्यार्थी काल में ज़्यादातर यही दिक्कत होती है कि बच्चा हमारा जो है वो हमेशा अच्छे गुणों, अच्छे स्कूल में और अच्छी जानकारी रखे, ताकि वो जीवन भर के लिए एकदम अच्छा नागरिक बने। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है लेखक, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। आधारशिला मतलब कि एक तरीके से बेस, बेस समझ रहे हैं, बेस, किसी भी चीज़ का बेस। मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो उसकी नींव नींव डालते हैं, तो वही आधारशिला मतलब वही नींव। जो हमारा ये जो है वह यह काल जो है, यानी स्टूडेंट का लाइफ जो है, विद्यार्थी जीवन जो है, यह जीवन का, मानव जीवन का आधारशिला है, यह बेस है। इसी के आधार पर आपका जो मानव जीवन रूपी बिल्डिंग जो बननी है वह इसी के आधार पर बनेगी, ऐसा लेखक कहना चाहता है। देखिए, यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। मतलब कि यह जो नींव है, यह विद्यार्थी जीवन जो है, यह अगर आपकी दृढ़ हो गई, आप एकदम अच्छी तरीके से इसमें हैं, यह दृढ़ है, तो आपका जो जीवन है वो सुदृढ़ बनेगा और सुखी रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लेखक कहना चाहता है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है, यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बनता है। मतलब यह काल ही कष्टों से भरा रहता है, पढ़ाई भी करनी है, लिखाई भी करनी है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य जो है वह
स्वास्थ्य सुंदर बनता है। यदि मन लगाकर अध्ययन कर लेता है, खूब मेहनत से अध्ययन कर लेता है, तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। ज्ञान मिलने से मानसिक विकास होता है और वह आत्मनिर्भर भी होता है। ऐसा मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्योंकि विद्यार्थी काल में ज्ञान के बल पर आप ऐसे रहेंगे तो ज्ञान मिलेगा, तो आप आत्मनिर्भर होंगे, खुद पर निर्भर होंगे, मतलब अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। ऐसा सब लोग कहते हैं, मतलब ऐसा अपने पैर पर खड़े हो जाने का मतलब यही होता है कि अपने पे आत्मनिर्भर हो जाना। ऐसा मैं आपको यहाँ पे मुहावरे का अर्थ भी बता दिया। अब देखिए आगे दिया है, जिस वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर और खाद मिल जाती है, मतलब सुंदर और खाद मिल जाती है, मतलब कि जिस वृक्ष को मान लीजिए कोई पौधा आप लगाए हैं, उसमें आप जल ही न डालें, कोई खाद ही न डालें, तो वो पौधा कैसा होगा, सूख जाएगा, ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से इसमें कह रहा है, जिस वृक्ष को प्रारंभ में सुंदर और खाद, मतलब यहाँ पे सुंदर नहीं रहेगा, जल और खाद रहेगा, तो जिस वृक्ष को प्रारंभ में ही जल और खाद मिल जाती है, मतलब जिस वृक्ष को ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वृक्ष की तुलना यहाँ स्टूडेंट से की गई, स्टूडेंट की तुलना वृक्ष से की गई है। देखिए दोस्तों, तो जिस वृक्ष को, मतलब जिस विद्यार्थी को प्रारंभ में ही उसे ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वह क्या होता है, देखिए यहाँ अगर जिस वृक्ष को जल और खाद मिलेगी तो वो क्या होगा, पुष्पित पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है, मतलब वो संसार को छाया देने लगता है। तो उसी प्रकार जिस विद्यार्थी को इस सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वह भी बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा और एक संसार के लिए एक उदाहरण सिद्ध करेगा। अब देखिए आगे, देखिए दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे दिया है। इसी प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय और नियमन के सांचे में ढल जाता है, मतलब जो इस जैसे वृक्ष को जल और खाद दी जाती है, उसी प्रकार अपने विद्यार्थी काल में अगर आप श्रम, अनुशासन, समय और नियमन के ढांचे में आप ढल जाएंगे, तो वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य नागरिक के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों के लिए विद्यार्थी काल ही तो सुंदर पाठशाला है। मतलब कोई सभ्य नागरिक है, उसके लिए जो जो गुण होते हैं उनकी पाठशाला क्या होती है, विद्यार्थी काल होती है, ऐसा लेखक कह रहा है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आकर आ जाने आवश्यक है। यहाँ पर अपने साथियों के बीच रहकर वे सभी गुण आ जाने आवश्यक हैं। आइए दोस्तों, अपने साथियों के बीच रहकर भी सभी गुण आ जाने आवश्यक हैं, जिनकी विद्यार्थी को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा गद्यांश, ये हिंदी का गद्यांश है, अपठित गद्यांश। इसको आपने अच्छे से पढ़ा समझा। अब इसके क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए दोस्तों समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, संसार को सौरभ देने का अर्थ। अभी मैंने पैराग्राफ में पढ़ा कि जो विद्यार्थी, जो पेड़ जल और खाद पाता है, वो बड़ा होकर पुष्पित पल्लवित होकर संसार को सौरभ देता है। तो उसका अर्थ क्या है, ऐसा इसमें ऑप्शन दिया है, आपको अर्थ सही अर्थ बताना है। पहला, संसार में सुगंध फैलाना। दूसरा है संसार को बेहतर बनाना। संसार में पेड़ लगाना। संसार को सुगंधित द्रव्य देना। अब देखिए इसमें क्या है, ये चीज़, ये जो अर्थ है इसका मेन अर्थ क्या है, इसका जो पैराग्राफ से रिलेट करना है आपको, तो इसका मेन अर्थ है कि संसार को बेहतर बनाना। जो सौरभ, संसार को सौरभ देने का अर्थ यहाँ पे होगा इस पैराग्राफ से, संसार को बेहतर बनाना। और यहाँ पे आपका यही सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। संसार को सौरभ देने का अर्थ है संसार को बेहतर बनाना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी के किन गुणों की चर्चा की गई है। देखिए पहला है नियमावली का पालन। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति हेतु ध्यान की आवश्यकता। तीसरा है नियमन। चौथा है व्यायाम। तो दोस्तों गद्यांश में अभी मैं आपको बता दूं कि किन गुणों की चर्चा की गई है। तो इसमें है नियमावली का पालन, मतलब जो विद्यार्थी नियम का पालन करता है, वह एक, जिस प्रकार वृक्ष पुष्प पल्लवित होकर संसार को सौरभ देता है, उसी प्रकार विद्यार्थी नियम का पालन करके एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है और पूरे समाज की देखभाल, एक समाज को बेहतर बनाता है। अब इस तरीके से इसको समझिए कि वह समाज को, पूरी समाज को बेहतर बनाता है। अब यहाँ पे यह दिया भी है गद्यांश में कि नियमावली का पालन यहाँ पे करना है। पहला ऑप्शन जो है वह सही उत्तर है। गद्यांश में आदर्श विद्यार्थी के किन गुणों की चर्चा की गई है, तो नियमावली का पालन। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसका उत्तर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद उत्तर दे रहे होंगे कि क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँगा, आपके मन में खुद आंसर आ जा रहा होगा कि हाँ इसका यही सही उत्तर है। क्योंकि गद्यांश आप पढ़ चुके हैं तो आपको उत्तर उसी में से देना है, किसी प्रकार की कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसी में से क्वेश्चन का उत्तर देना है। बहुत ही आसान भाषा में। हाँ, आप जितनी अच्छी तरीके से उसको पढ़े रहेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ये मेरा कहना है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आप अच्छे से उसको पढ़े हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आप चुटकियों में दे देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर, मतलब जो गद्यांश है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि क्या कह सकते हैं। वही ऑप्शन दिया है। पहला है विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। मतलब विद्यार्थी के जीवन की बात हुई है गद्यांश में, तो विद्यार्थी जीवन में पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा दिया है विद्यार्थी जीवन के लिए सुंदर पाठशाला की आवश्यकता होती है। ऐसा आवश्यकता की बात हुई है गद्यांश में। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, आवश्यकता की बात हुई है कि विद्यार्थी जीवन में इसकी आवश्यकता होती है, सुंदर पाठशाला की आवश्यकता होती है, शिक्षक अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ बात हुआ है? नहीं हुआ है। कष्ट सहन करने से सेहत बनती है, ऐसा नहीं कहा गया है। कष्ट का सहन करने से सेहत नहीं बनती है। कष्ट सहन करने से विद्यार्थी एक श्रेष्ठ नागरिक होता है और कष्ट सहन करने से उसके अंदर काफ़ी सारे गुण आते हैं, ऐसा गद्यांश में कहा गया है। और भी देखिए, वृक्षों को सींचना पर्यावरण के लिए आवश्यक है। ऐसी कोई बात गद्यांश में नहीं कही गई है कि वृक्षों को सींचना पर्यावरण के लिए आवश्यक है। उसमें केवल इतना ही कहा गया है कि वृक्षों को जल और खाद देने से वृक्ष जिस प्रकार पुल्लवित और सौरभ संतान को देता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी अगर अपने नियमावली के रूप से कार्य करता है, मेहनत करता है, अध्ययन के प्रति लगन रखता है, तो ये सारी की सारी चीज़ जो उसमें गद्यांश में दी गई है तो वह भी एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका गलत है। मैंने सिद्ध भी कर दिया किस प्रकार से गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। इसका आधार जो होगा ये पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि यही बात कही गई है आपके इस गद्यांश में। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति अनेक गुणों को धारण कर लेता है, यही गद्यांश का आधार कहा जा सकता है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है, मतलब वृक्ष की तुलना किससे की गई है, ऐसा कह रहा है। गद्यांश में वृक्ष किसे कहा है? पेड़ को कहा है, विद्यार्थी को, जीवन को, समय को। तो दोस्तों वृक्ष की तुलना जो वृक्ष कहा गया है वह विद्यार्थी को कहा गया है। आपको तुरंत उत्तर मिल गया होगा, विद्यार्थी को कहा गया है। सेकेंड ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर है, क्योंकि गद्यांश में जो वृक्ष कहा गया है वह विद्यार्थी को, जिस प्रकार वृक्ष को हम जल और खाद देंगे, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी अगर नियमावली से अपने कार्य को करते करेगा तो अभी ये श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे गद्यांश में वृक्ष किसे कहा गया है? विद्यार्थी को कहा गया है। चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान था, एकदम अच्छी तरीके से आपने इसको उत्तर समझा। और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये जो पहला लाइन था गद्यांश का कि सामान्य जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों माना जाता है, पहला लाइन तो आपने यही पढ़ा ना कि विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी, कहना कोई अतिशयोक्त नहीं होगा, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे वो पूछा है क्वेश्चन की 5वीं में, सामान्य जीवन की या मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को क्यों कहा जाता है। तो अब इसका उत्तर आपको बताना है। देखिए एकदम अच्छे से समझेंगे, ऑप्शंस को समझिएगा तभी उत्तर मिलेगा। देखिए, पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन पर चलता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार अस्थायी हो जाते हैं। तीसरा है विद्यार्थी जीवन सुखी जीवन होता है। चौथा है विद्यार्थी जीवन में ज्ञान मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका दूसरा ऑप्शन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे दूसरा होगा हम आपको बताते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन पर चलता है। क्या ऐसा है कि पूरा जीवन जो है विद्यार्थी के जीवन पर ही चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन विद्यार्थी के जीवन पर चलेगा। दूसरा, तीसरा देखिए, दूसरा क्योंकि सही मैंने बताया, आप सही क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। पहले तीसरा क्यों गलत है ये देखिए, पहला गलत है। तीसरा, विद्यार्थी जीवन सुखी जीवन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन बहुत ही कष्टमय जीवन होता है। इसमें आपको अति परिश्रम करके अध्ययन करना होता है, अपने आप को श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो यह सुखी जीवन नहीं होता है। चौथा है विद्यार्थी जीवन में ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान तो मिलता है दोस्तों, लेकिन ज्ञान मिलने से यह मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। ज्ञान तो मिलता है, लेकिन ज्ञान मिलने से मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी हम नहीं कह सकते। या क्यों कहेंगे हम? क्योंकि जो संस्कार विद्यार्थी जीवन में पड़ जाते हैं वे संस्कार अस्थायी हो जाते हैं, मतलब वह हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं, एकदम परमानेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मानव जीवन में
विद्यार्थी जीवन जो है वह मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जो संस्कार आपके विद्यार्थी जीवन में पड़ जाएंगे वह हमेशा के लिए अस्थायी हो जाएंगे, मतलब वो पूरे जीवन के लिए अस्थायी हो जाएंगे। इसीलिए मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी विद्यार्थी जीवन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन भी था, मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। दोस्तों दोनों के दोनों आपतित गद्यांश आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों पूरा का पूरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगला टॉपिक किस टॉपिक पर अगला वीडियो होना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करिएगा। दोस्तों किसी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है और कोई क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या किसी क्वेश्चन पे आप सीरीज चाहते हैं तो भी हमको बताइए, कमेंट करिए किस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है या कोई ये टॉपिक आपको डाउट है, तो उस टॉपिक को हम ज़रूर से ज़रूर आपको हल कराएंगे, एकदम अच्छी तरीके से उसको बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने 80 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की 80 क्वेश्चन हो गए हैं, केवल 20 क्वेश्चन रह गए हैं। दोस्तों ग्राफ वाले क्वेश्चन है। अब अगला वीडियो हमारा ग्राफ पर ही होगा, बिल्कुल तैयार हो जाइए। चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगला वीडियो हमारा ग्राफ पर आधारित होने वाला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला वीडियो और उस पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो स्टूडेंट आप इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की, उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेज दीजिए। दोस्तों अगर आपके भैया बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली मोटिवेशनल कोर्स ऑनलाइन क्लास है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमारे चैनल पर वीडियोज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।